हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट टू सोशल साइंस का करेंगे, अध्याय टू का, यानी अध्याय टू का पार्ट टू, यानी भारत में राष्ट्रवाद का दोस्तों पार्ट वन पढ़ा दिया गया है। पार्ट टू दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो पार्ट टू दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा और इसके बाद दोस्तों एक पार्ट और आएगा जिसमें वो पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करके पढ़ाता हूँ जिससे आप सभी लोगों को पढ़ने में कठिनाई ना हो और आप आसान तरीके से पढ़ भी लें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक है कि असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो पाया है। अगर भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश शासन एक साल में ही ढह जाएगा। यानी कि ब्रिटिश शासन भारत के सहयोग यानी भारतीयों ने ही स्थापित कराया था। दोस्तों गांधी जी ने यह बताया कि जो भारतीय मतलब ब्रिटिश शासन था जो भारत में, वो अंग्रेज भारत की वजह से ही हुआ था, यानी भारतीयों की वजह से ही हुआ था। भारतीयों ने ही उसे स्थापित कराया था। अगर भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर दे तो तो मतलब जो ब्रिटिश शासन है वो एक साल में ही गिर जाएगा, यानी भारत से चला जाएगा। तो दोस्तों इसी के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि असहयोग आंदोलन आपको समझ में आया है। अब दोस्तों इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं कि गांधी जी ने अगला पॉइंट में असहयोग आंदोलन में क्या कहा। अगले पॉइंट में दोस्तों कहा कि इसी सोच के साथ महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अगर पूछ लिया जाए कि किस सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया उसी सोच के साथ महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अब अगला टॉपिक है कि इस आंदोलन के लिए गांधी जी पूरे भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे, यानी आंदोलन करेंगे तो सभी लोग उनके साथ रहेंगे तो उनका मजबूती मिलेगी, इसलिए वे भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से यानी इसी उद्देश्य को लेकर के महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले और उनको मुस्लिम का सहयोग भी मिला। दोस्तों सभी कोई भी कार्य करने के लिए हमें सभी जाति से मिलजुल कर रहना चाहिए दोस्तों, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो दोस्तों। इसलिए गांधी जी जो थे वो इस उद्देश्य के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले और उनको मुस्लिम का सहयोग भी मिल गया। तो दोस्तों यहीं से उनकी नींव और भी मजबूत हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक भी आपको समझ में आया। चलिए दोस्तों अब अगले टॉपिक देख लेते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है थोड़ी देर में कि असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए इसलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उस समय खलीफा इस्लामिक विश्व का मुख्य था। यानी जो खलीफा असहयोग आंदोलन मुसलमान उस समय बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनका अत्यधिक सहयोग असहयोग आंदोलन में मिला था दोस्तों। अब अगले हेडिंग है कि आंदोलन के बीच अलग अलग धाराएं। इसको देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 1921 में आपकी स्क्रीन पर ये देखिए दोस्तों आ गया। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलकर संयुक्त खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। यानी जनवरी में 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलकर संयुक्त खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, जिसे बाद में दोस्तों कहा जाएगा वो क्या दोस्तों असहयोग एक आंदोलन है दोस्तों, उससे कहा जाता है। अगला है कि अनेक सामाजिक समूहों ने भाग लिया लेकिन सबकी एक ही मांग थी, स्वराज। यानी इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दोस्तों यानी सभी जाति के लोगों ने भाग लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी का मतलब एक ही दिमाग था, यानी सभी का एक ही मांग थी, स्वराज, यानी अपने देश के प्रति स्वतंत्रता। अगला है कि स्वराज का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता था। फिर अगला है कि परंतु अलग अलग क्षेत्रों को यह लोग अलग अलग अर्थ समझने लगे। जैसे अब अगर शहर में देखें, शहरों में लोग क्या समझने लगे, शहरों में आंदोलन, जैसे शहरों में आंदोलन हुआ तो वहाँ पर लोग क्या समझ रहे थे, वही दोस्तों अभी इसके आगे वाले पार्ट में वो दोस्तों सॉरी पार्ट नहीं, इसके अगले टॉपिक में समझेंगे। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है अगला टॉपिक कि हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। जब शहर में आंदोलन शुरुआत हुआ तो हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया
और वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। विदेशी सामानों को खरीदना व बेचना बंद कर दिया गया। दोस्तों आप देख पाएंगे कि इतने सारे परिवर्तन किए गए। क्या 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 हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिया, विदेशी सामानों को खरीदना व बेचना बंद कर दिया गया, विदेशी कपड़ों को यहाँ तक कि जला दिया गया। अब दोस्तों अगला है कि इन सब के कारण आंदोलन में बहुत अधिक सफलता नजर आई, यानी इन सभी लोगों के कारण आंदोलन में बहुत अधिक सफलता नजर आई दोस्तों, जिससे महात्मा गांधी को असंतुष्टि भी हुई और उनको सहयोग भी मिला लोगों का दोस्तों। तो अभी आप देख पाएंगे कि वो अपने हेडिंग अपने मतलब स्क्रीन पर अगला टॉपिक आ रहा है दोस्तों कि लेकिन कुछ समय बाद। अब दोस्तों यहीं से आप स्टार्ट होता है इनका मतलब सहयोग करना लोग बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। उसके क्या कारण थे उसको दोस्तों मैं अभी बताता हूँ। इसके कई कारण थे। पहला था कि खादी कपड़ा महंगा होता था, इसलिए उन्होंने विदेशी सामान को खरीदना प्रारंभ कर दिया। यानी जो हमारे भारत में कपड़े बनते थे वे बहुत महंगे होते थे। यानी जो भारत में कपड़े बनते थे उसको लोग खरीद नहीं पाते थे। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि अगर भारत में कोई सभी चीज़ बनता है तो लोग चाइना की ही चीज़ खरीदे, क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है। तो इसलिए भारत का जो खादी कपड़ा था वो महंगा हो जाता था, इसलिए उन्होंने विदेशी सामान को खरीदना प्रारंभ कर दिया। अब अगला है कि वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। फलस्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल में लौटने लगे। वकीलों ने दोबारा अदालत शुरू कर दिया, यानी वकील अदालत में दिखाई देने लगे। ये दोस्तों मतलब ये सब महंगाई के कारण और अपने देश में अधिक सुविधा नहीं थी, इसीलिए यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा दोस्तों। अब दोस्तों यही शहर में आंदोलन इस प्रकार हो रहा था, धीमा पड़ रहा था। अब ग्रामीण में आंदोलन देख लेते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में कैसा विद्रोह हुआ था। तो भारत के ज़्यादातर लोग खेती करते थे। आप सभी जानते हैं कि भारत के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। तो ब्रिटिश शासन में मजदूरों और किसानों को बेगार नियमों का पालन करना पड़ता था। यानी जो ब्रिटिश शासन था, यानी जो अंग्रेजों का शासन था, उसमें किसान लोगों को बेगार नियम यानी फालतू के बकवास जो नियम होते थे उनका भी पालन करना पड़ता था। अगर दोस्तों बकवास नियम जो है उनका भी किसानों को पालन करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें दंड दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ब्रिटिश सरकार उन्हें दंड देगी। अगला पॉइंट है कि अवध के राजा, यहाँ पर के है दोस्तों, अवध के राजा बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। दोस्तों अवध, अब यहीं से एक वो मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है कि अवध किसान सभा का संगठन किन दो व्यक्तियों ने किया। तो बाबा रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू ने। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। अब अगला है कि इन सभी ने मिलकर के बेगार व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। यानी इन सभी ने सोचा कि बेगार व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए दोस्तों, यानी ब्रिटिश शासन को ख़त्म कर दिया जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये जो दमनकारी जागीरदार थे, यानी जो मतलब असंतुष्ट, ये क्या बताएं दोस्तों, मतलब जो ज़्यादा लोगों को कष्ट देते थे, वे जमींदारों को बाहर खेद दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो अनेक आदिवासी किसान, आप दोस्तों आदिवासी को जानते ही हैं, तो जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला, यानी उल्टा मतलब निकालने लगे दोस्तों। बहुत सारा अच्छा स्थानीय पर नेता, यानी बहुत सारे स्थान पर नेता, देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अच्छे स्थानों पर नेता समझ रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया, यानी दोस्तों समझा रहे थे, बहुत सारे स्थानीय नेता समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया क्या, अब कोई अब कोई लगा नहीं मरेगा। यहाँ पर दोस्तों लगान है, यहाँ पर ना नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पर लगान है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा। जमीन जो है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इससे ऐसा पता चलता है कि गांधी जी की मुख्य बात, यहाँ पर बात है दोस्तों, जो बात है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। यानी गांधी जी कुछ और कहते थे, वह उल्टा मतलब वो किसानों तक पहुंच जाती थी, जिससे किसान रुष्ट हो जाते थे दोस्तों। यानी ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव अलग अलग था, यानी अलग अलग प्रकार से इसका प्रभाव था दोस्तों। अब अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा दोस्तों
तो उसको भी पढ़ना है। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले एक चैप्टर वो इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कि अगला है कि बागानों में स्वराज। अब ये एक हेडिंग है कि बागानों में स्वराज, यानी जो बागान में लोग थे वो स्वराज की मांग कर रहे थे। वहाँ पर ब्रिटिश शासन बहुत ही मतलब अ, क्या बताया दोस्तों, बहुत ही मतलब नालायकी पना कर रही थी। क्या कि 1859 के इंग्लैंड के इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी दोस्तों। यानी जो बागान में कार्य करते थे मजदूर, उनको बाहर जाने की ही नहीं छूट थी दोस्तों। अब इतना जान लीजिए कि उनको कैदी बनाकर वहाँ पर रखा जाता था दोस्तों। ये कितनी बुरी बात है दोस्तों। अब अगला पॉइंट है कि बागानों में काम करने वाले मजदूरों को इस कानून को खत्म होना था। ये बागान में काम करने वाले जो मजदूर थे वे चाहते थे कि यह कानून खत्म हो जाए दोस्तों। अब यह कानून खत्म कैसे होगा, यानी स्वराज का अर्थ वे सभी चाहते थे कि हम भी स्वतंत्र हो जाएं, यानी हम भी स्वतंत्र हो जाएं। तो स्वराज का अर्थ यहाँ पर है कि हम अपने बागानों से बाहर जा सकते हैं और घर जाना प्रारंभ कर दें। उनके लिए स्वराज का एक यही अर्थ था कि वे अपने घर जा सकते हैं, यानी उनको एक मतलब स्वतंत्रता मिल सकती है, वे क्योंकि बाहर नहीं निकल पाते थे। अब जब वे सभी लोग बाहर जाने लगे, यानी बागानों के मजदूर इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अब गांधी राज स्थापित हो पाया है। उनको लगता था कि गांधी राज स्थापित हो पाया, लेकिन गांधी राज अभी दोस्तों स्थापित नहीं हो पाया था, जिस कारण वे सभी लोग बाहर भागने लगे। परंतु वे अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए और रेलवे और स्टेशनों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ये फंस गए। अब दोस्तों जब वे सभी लोग यहाँ पर फंस गए तो अब उनका हाल क्या होता है अभी आप अगले टॉपिक में समझ सकते हैं। तो दोस्तों भी आप देख पाएंगे कि आपके और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। उनको पुलिस ने फिर पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा दोस्तों। ये कितनी बुरी बात है। तो दोस्तों अब इसका अगला है कि इन सभी कारणों से तथा चौरी चौरा के हिंसक टकराव के विषय में सुनकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो महात्मा गांधी जी थे वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो समझ में आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ या नोट पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही। आप यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है यहाँ पर आकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा दोस्तों। तो आज अब मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले पार्ट में। अभी के लिए बस इतना है, तो धन्यवाद दोस्तों।